हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अब हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेशन में हमारे बीएमसी वाले मॉड्यूल को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें ना जो हम सीमेंट को हम यहाँ पर जो देख रहे थे उसी को आगे देखते हैं। 2015 से आगे जो क्वेश्चन है उनको एक एक तरह करके हम यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर हम एनालाइज करते हैं हर एक क्वेश्चन को, है ना। देखो, एजन कह रहा है आपसे कि जो एयर एंटरिंग सीमेंट है उसका हायर इनिशियल सेटिंग टाइम है देन ओपीसी और रजिस्ट करता है ये फ्रोस्ट एक्शन को बेटर। ठीक है, रीजन कह रहा है कि एयर एंटरिंग सीमेंट का लॉन्गर फाइनल सेटिंग टाइम रहता है कंपेयर टू दी ओपीसी। अब देखो, जो एयर एंटरिंग के बारे में मैंने बात की आपसे, एयर एंटरिंग सीमेंट के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एयर एंटरिंग सीमेंट के अंदर हम एयर एंटरिंग एजेंट्स को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इंसर्ट करा देते हैं, है ना। ज्यादा नहीं कराते हम लोग यहाँ पर, लेस देन 3% ही रहता है आप लोगों का, है ना। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं डिफरेंट तरह से। लेस देन 3% हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एयर बबल या फिर मैं कुल मिला कह दूं एयर एंटरिंग एजेंट्स को आप लोग यहाँ पर इंसर्ट करा देते हैं। ठीक है, इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि हमारी पहली बात तो वर्केबिलिटी अच्छी खासी मिल जाती है। तो जब भी कभी हमें यहाँ पर ऐसी जगह पे जहां पर फ्रीजिंग की थोइंग की कंडीशन आ जाती है, वहां पर आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए होता है ताकि जब पानी है वो पानी जमेगा, पिघलेगा, तो उस केस में क्या करता है वो वॉल्यूम को थोड़ा सा एक्सपेंड करता है ना। जो वॉल्यूम का एक्सपेंशन है ना, तो वो एक्सपेंशन की वजह से हमारा स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होना चाहिए। हमारा जो कंक्रीट है उसके अंदर इतनी स्पेस होनी चाहिए कि वो फ्रीजिंग और थ्रोइंग को आप लोगों का ऑटोमेटिकली क्या कर सके, बिल्कुल अच्छे से रजिस्ट कर सके, है ना। इसीलिए हम यहाँ पर उसके अंदर क्या करते हैं, एयर बबल्स या फिर मैं कहता हूँ एयर एंटरिंग एजेंट्स को मिला देते हैं, है ना। तो कुछ कॉमन एयर एंटरिंग एजेंट्स के नाम मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ कि जैसे कि सबसे पहला तो है एल्यूमिनियम पाउडर, है ना। देखो, ये आप लोग यहाँ पर मिला देते हैं एल्यूमिनियम पाउडर, पहला एजेंट। दूसरा एजेंट आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जिंक पाउडर आप लोग यहाँ पर मिला देते हैं, जिंक पाउडर। और तीसरा एजेंट आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं एनिमल फैट्स को आप लोग यहाँ पर मिला देते हैं, है ना। एनिमल फैट्स को आप लोग यहाँ पर मिला देते हैं, है ना। दो तीन मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दी, है ना। अब ये जब आप लोग बबल्स मिलाते हैं तो वर्केबिलिटी को आप लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। स्ट्रेंथ के साथ हल्का फुल्का कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर होता है, थोड़ी बहुत परमेबिलिटी आ जाती है इसमें, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो इनिशियल सेटिंग टाइम है ना, इसके अंदर थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है। ठीक है, और साथ के साथ ही आप लोगों का ये फ्रोस्ट एक्शन को बेटरली रजिस्ट करता है, फ्रीजिंग थ्रोइंग के अगेंस्ट अच्छी खासी रजिस्टिविटी देता है ना। तो पहला एजम्पशन तो सही है। रीजन कह रहा है कि सर, ये कह रहा है कि लॉन्गर फाइनल सेटिंग टाइम। देखो, तो रीजन तो पहली बात तो रीजन तो है नहीं इसका, ही है ना। रीजन तो इसका ये है कि यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखें तो एयर एंटरिंग एजेंट क्या करते हैं, हमारे पास वॉल्यूम का एक्सपेंशन करने के लिए जगह स्पेस प्रोवाइड कराते हैं। इस तरह का कुछ यहाँ पर रीजन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई रीजन इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा। इन्होंने बोला है कि लॉन्गर फाइनल सेटिंग टाइम होता है। नहीं, फाइनल सेटिंग टाइम पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, पहली बात। फाइनल सेटिंग टाइम वही रहता है, इनिशियल सेटिंग टाइम थोड़ा बहुत यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। तो ओनली ए ट्रू है, आर आपका फॉल्स है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट लगता है इनमें से, स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट के रिगार्डिंग आप लोगों को देखना है। पहला कह रहा है पार्टिकल साइज अगर हम 3 माइक्रोमीटर से कम कर दें तो वो हमारा विस्कस नेचर को बढ़ाएगा, सीमेंट का विस्कस नेचर, है ना। देखो, अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि सीमेंट का अगर यदि यहाँ पर एक तो आप लोग बात करें कि बड़े पार्टिकल्स हैं, एक है छोटे पार्टिकल्स, तो आप इसको देखो अच्छे से कि अगर पार्टिकल्स बड़े हैं तो बड़े पार्टिकल्स के बीच में वॉइड्स भी आप लोग देखो तो वॉइड्स कंपैरेटिवली ज्यादा रहेंगे। ठीक है, ज्यादा बड़ी साइज के रहेंगे, तो उनमें ना पानी आपका आसानी से स्टोर हो सकता है। आसानी से आप लोग कह रहे हैं तो उसके अंदर पानी फिल हो सकता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर इसको इस तरह से समझे कि अगर मान लो बड़े पार्टिकल्स हैं तो वॉइड्स भी क्या रहेंगे, कंपैरेटिवली बड़े। अगर छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे पार्टिकल्स से तो जो वॉइड्स रहेगा वो भी कंपैरेटिव। अब देखो, बन नहीं पा रहा है मेरे से, है ना, इससे थोड़ा सा छोटा बना देता हूं मैं ना। हाँ, अब देखो यहाँ पर जो वॉइड है और यहाँ पर जो वॉइड है उनको देखो, है ना। तो नंबर ऑफ वॉइड्स तो ज्यादा हो जाते हैं इनके अंदर, नंबर ऑफ वॉइड्स वो फाइनल के अंदर ज्यादा दिखेंगे, लेकिन जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड है ना वो आप लोगों को कंपैरेटिवली यहाँ पर कम दिखने को मिलेगा छोटे पार्टिकल्स में रादर देन बिग पार्टिकल्स, है ना। ठीक है, तो आप लोग अगर इसी पार्टिकल्स को छोटा कर रहे हैं तो नंबर ऑफ वॉइड्स तो आप बढ़ा रहे हैं लेकिन वॉइड्स का वॉल्यूम कम कर रहे हैं, तो उन वॉइड्स के अंदर जो पानी फिल हो सकता है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम पानी फिल होगा, है ना। अब पानी कम आप लोगों का फिल रहेगा। एक बात बताओ, एक आपको 2 तरह के मैं सीमेंट पेस्ट दे दूंगा। एक पेस्ट है जिसमें पानी ज्यादा है, वॉइड्स के अंदर पानी ज्यादा फिल है, एक मैं वॉइड्स के अंदर पानी कम फिल है। तो कौन सा वाला विस्कस है नेचर के अंदर कौन सा वाला विस्कस है नेचर के अंदर?
ठीक है, तो आप लोग पहली चीज तो यहां से समझ सकते हैं। दूसरी चीज आप ये समझे कि जितने छोटे पार्टिकल्स रहेंगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा, उतना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा। तो आप उसको उस तरीके से देखें कि सरफेस एरिया ज्यादा है तो ज्यादा अच्छे से राइट ऑफ हाइड्रेशन होगी और जल्दी से मामला सेट हो जाएगा, है ना। तो हार्डन जल्दी होगा, क्या होगा, हार्डन जल्दी होगा, है ना। तो दूसरा इस तरीके से देख लें, तो दोनों ही तरीकों से आपको पता चलेगा कि जितना छोटा आप लोग यहां पर रखोगे सीमेंट का साइज, उतना ही विस्कस नेचर के अंदर वो चला जाएगा, यानी कि पहला स्टेटमेंट आपका ऑटोमेटिकली सही आ जाता है। ठीक है, सेकंड क्या है, फाइनल पार्टिकल जो सीमेंट का है वो आप लोगों का रिप्लेस कर सकता है बाई, एक मिनट, हाँ ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसको यहाँ अब बना देते हैं, हाँ ठीक है। फाइनल पार्टिकल से जो सीमेंट के अंदर वो रिप्लेस किया जा सकता है बाई फ्लाई ऐश टू इंप्रूव स्ट्रेंथ, है ना। अब देखो जो फाइनल पार्टिकल्स की बात हो रही है ना, तो फाइनल पार्टिकल्स का मतलब ये नहीं है सिर्फ और सिर्फ मैं सीमेंट को ही रिप्लेस करा रहा हूं, मैं सीमेंट के साथ साथ सैंड को भी रिप्लेस करा सकता हूं। ये फाइन पार्टिकल्स के अंदर कंसीडर होते हैं हमारे। ठीक है, तो अगर यदि आप लोग यहां पर देखें तो सीमेंट का अगर कुछ पार्ट आप लोग यहां पर हटा रहे हैं, सैंड का देखो, सैंड तो कोई स्ट्रेंथ देता नहीं है, प्रीवियस वाले सेशन में बताया था सैंड हमारा कोई स्ट्रेंथ नहीं देता, ये सिर्फ वॉल्यूम को आप लोगों को बढ़ा के देता है ना। तो आपको पता है कि सैंड की जगह अगर आपने रिप्लेसमेंट डाल दिया फ्लाई ऐश का, तो आपको स्ट्रेंथ, आपको यहां पर जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है जो बाद में मिलेगी वो आप लोगों को ज्यादा मिलेगी। क्योंकि देखो होता क्या है फ्लाई ऐश के साथ, क्या होता है ना, देखो अगर मैं यहां पर आपसे लिखूं कि आप लोगों का सीमेंट है प्लस फ्लाई ऐश है, फ्लाई ऐश है प्लस आप लोगों का यहां पर वाटर रहेगा, प्लस साथ में आप लोगों को कुछ एल्कलीज रहेंगे, ये आपके मौजूद रहेंगे आपके सीमेंट के अंदर। ठीक है, रिएक्शन चालू होगी। तो देखो फ्लाई ऐश का खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फ्लाई ऐश की खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जब ये हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट के साथ रिएक्ट करता है ना, ये हाईली रिएक्टिव है, पहले बता देता हूं, इसके अंदर हाईली सिलिका रहता है, सिलिका इसके अंदर बहुत अच्छे खासे अमाउंट के अंदर है और वो सिलिका हाईली रिएक्टिव रहता है ना। तो ये हाइड्रेटेड सीमेंट के साथ जब आप लोगों का ये रिएक्शन करता है ना, तो ये CHS जेल बनाता है। अब इस CHS जेल जो ये बनाएगा ना, इसमें देखो बीच में सिलिका है तो ये जो CHS जेल है ना, ये CHS जेल आपको स्ट्रेंथ दे देता है, यानी कि फ्लाई ऐश की खुद की कोई स्ट्रेंथ नहीं है। जैसे सीमेंट है, सीमेंट के पास खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स है, खुद की सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी है, इसके पास खुद की सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जब ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, जब मिलके बनाएगा ना, तो ये मिलने के बाद ये इसकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ दे देता है, यानी कि स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट में काम कर देता है ना। अगर आपने सैंड को इसके साथ रिप्लेस कराया है, सैंड को इसके साथ रिप्लेस कराया है, तो देखो सीमेंट तो अपनी प्रॉपर्टी दे ही दे रहा है, और साथ के साथ ही सॉरी सीमेंट तो अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है स्ट्रेंथ वाली, आपको सैंड भी आप लोग क्या दे देगी, स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा दे देती है। ठीक है, तो आप चाहे तो सीमेंट को करा सकते हैं, सैंड को करा सकते हैं, या उसको करा देते हैं। अगर आप लोग सीमेंट का पार्ट हटा के लगाते हैं, है ना, अब देखो ये तो मैंने आपको सैंड की जगह लगा के दे दिया। अगर आप सीमेंट के साथ साथ सीमेंट के एक पार्ट को हटा के, जैसे सीमेंट का जो था, सीमेंट का थोड़ा सीमेंट हटा के आपने साथ में फ्लाई ऐश मिलाया है सीमेंट की जगह, तब भी स्ट्रेंथ उतनी रहेगी, है ना। लेकिन इस केस में आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आपने सीमेंट को हटा के फ्लाई ऐश ऐड किया है ना, सीमेंट को हटा के, देखो या तो सैंड का रिप्लेसमेंट की तरह यूज करोगे, सैंड के रिप्लेसमेंट में करोगे तो स्ट्रेंथ तो आपको सीमेंट की वजह से इनिशियल स्ट्रेंथ तो बढ़िया मिलेगी, है ना। फाइनल स्ट्रेंथ के अंदर थोड़ा सा इजाफा देखने को मिलेगा आप लोगों को, फाइनल स्ट्रेंथ, है ना, क्योंकि बनने में टाइम लेगा। अगर यदि आपने सीमेंट का पार्ट हटाया तो इनिशियल स्ट्रेंथ के साथ तो आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, सीमेंट की वजह से जो आने वाली थी इनिशियल स्ट्रेंथ के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे, लेकिन लेटर स्टेजेस के अंदर आप देखोगे तो जो आपको स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए थी ना, वो इक्वल हो जाएगी आप लोगों की, वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, है ना। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है फ्लाई ऐश थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए सैंड की तरह प्रॉपर आप रिप्लेसमेंट की तरह यूज नहीं कर पाते हैं, आप लोग सीमेंट के रिप्लेसमेंट की तरह देखते हैं, लेकिन सैंड की तरह भी यूज किया जा सकता है ना। तो फाइनल पार्टिकल्स को अगर आपने रिप्लेस किया तो स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जा सकता है कि सीमेंट की सीमेंट जगह डाल दो, सैंड की जगह थोड़ा सा फ्लाई ऐश डाल दो, है ना, तो फ्लाई ऐश भी स्ट्रेंथ दे देता है आपको। तो ये एक तरह से सही है स्टेटमेंट, है ना, एक तरह से स्टेटमेंट करेक्ट किया जा सकता है ना। तो 1 और 2 वो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है कि आप लोग रिप्लेसमेंट फाइनल पार्टिकल का डालें तो हो सकता है सीमेंट की जगह हम सैंड का भी डाल रहे हो। अगर आपने सीमेंट का डाला है तो इनिशियल टाइम पे आपकी थोड़ी सी कम रहेगी, बाद में इक्वल हो जाएगी आपकी ओपीसी की और पीपीसी की बराबर रहेगी। अगर आपने सीमेंट के एक पार्ट को हटा के भी आपने फ्लाई ऐश डाला है तब भी आप लोग नुकसान में नहीं हो, है ना, ठीक है। और सैंड के साथ डाला है तो मजे आ गए बल्कि, है ना। जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि रिएक्ट करता है इमीडिएटली विद वाटर, इमीडिएटली तो आपका C3A करता है ना, C3A करता है, उसके बाद C4AF करता है, फिर C3S, फिर C4AF, सॉरी फिर C2S, ठीक है। तो ये पहले नंबर पे करेगा, फिर सेकंड नंबर पे आप लोग यहाँ पर ये देख लो, फिर थर्ड नंबर पे आप लोग ये देख लो, और फिर फोर्थ नंबर पे आप लोग ये देखेंगे।
इस तरह से रिएक्शन चलती है आप लोगों को। नेक्स्ट, फाइनल द सीमेंट ग्रेटर इज द नीड फॉर वाटर फॉर हाइड्रेशन एंड वर्केबिलिटी, है ना। जितना सीमेंट जितना ज्यादा फाइनल रहेगा उतनी ज्यादा नीड पड़ेगी आपको हाइड्रेशन की और वर्केबिलिटी की। अब देखो इस चीज को अच्छे से देखना, सीमेंट देखो जितना ज्यादा फाइन रहेगा ना उतना ज्यादा स्पेसिफिक एरिया रहेगा, सरफेस एरिया रहेगा, और सरफेस एरिया के लिए आप लोगों को यहाँ पर वर्केबिलिटी चाहिए। तो अगेन देखो ना, आप लोग पार्टिकल्स के अंदर वॉइड्स कम दे रहे हैं, है ना, वॉइड्स कम, वॉइड छोटा दे रहे हैं, मतलब वॉइड्स का साइज आपका छोटा है, तो उसमें पानी थोड़ा सा कम अमाउंट में आप लोगों का रहेगा। तो वर्केबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर वाटर रेशियो बढ़ाना पड़ेगा। और साथ के साथ ही देखो केमिकल रिएक्शन होगा, तो केमिकल रिएक्शन के लिए सरफेस पे ऊपर पानी भी थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है ना। कम सरफेस है तो कम सरफेस से रिएक्ट करने के लिए कम पानी काम चल जाएगा, और सरफेस का रिएक्शन के लिए थोड़ा ज्यादा पानी आप लोगों को इनिशियल में आप लोगों को यहाँ पर देना पड़ता है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा कि हमने लास्ट वाले में देखा था, वो वॉइड वाला मामला यहाँ पर भी लगा सकते हो आप, ठीक है, वर्केबिलिटी वाला मामला भी है। Bleeding of a mix occurs due to low water cement ratio. Now what is the bleeding? Now what is the bleeding? देखो ब्लीडिंग का क्या है कि देखो सीमेंट है हमारा, है ना, सीमेंट है, इस सीमेंट में से या कंक्रीट में से, कंक्रीट के बारे में बात कर लो, सीमेंट के बारे में बात कर लो, अगर इसलिए आपके पास ऐसा लगे कि वाटर आप लोगों का अलग हो रहा है, वाटर आप लोगों का क्या हो रहा है, सेपरेट आउट हो रहा है पूरे मिक्स में से, तो आप लोग यहाँ पर कह दोगे इस केस को ब्लीडिंग कह देते हैं। दाल बनाइए कभी, जब जरूरत से ज्यादा पानी डाल देते हैं ना हम दाल में, तो दाल के अंदर ऊपर पानी अलग लगता है और दाल अलग लगती है ना। कभी बनाई होगी ना, खाना तो बनाया ही होगा कभी ना कभी, बिल्कुल नहीं बनाया तो देख लेना आप लोग कि जब ज्यादा पानी वाली दाल है तो उसमें, अब देखो हॉस्टल वाली देखी होगी तो उसमें तो दाल दिखेगी नहीं आप लोगों को, वो बात अलग है, बट मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ आप लोगों से, है ना। अगर यदि आपने पानी ज्यादा डाल दिया, दाल भी अच्छी खासी ली थी लेकिन पानी और ज्यादा ले लिया, है ना, तो दाल नीचे नीचे दिखेगी, पानी अलग अलग दिखेगा, है ना, सेपरेट आउट हो गया, दैट इज कॉल्ड एज ब्लीडिंग सीमेंट के अंदर, है ना, ठीक है। तो ब्लीडिंग आप लोगों का यही है, ब्लीडिंग के अंदर ऐसा नहीं खून बाहर आएगा, खून नहीं बाहर आएगा, यहाँ पर पानी बाहर आ जाएगा, क्योंकि ठीक है जान आपकी किसके साथ आ रही है, पानी के साथ आ रही है इसमें, है ना। तो ब्लीडिंग के अंदर हाई वाटर सीमेंट रेशियो लेंगे, हाई वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर टू सीमेंट रेशियो, यानी कि वाटर टू सीमेंट रेशियो कह रहा है ना, वाटर सीमेंट रेशियो का मतलब ये वाटर टू दी सीमेंट। अगर ये हाई है इसका मतलब पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है, लेकिन ये तो लोअर कह रहा है, पानी ज्यादा होगा तो ब्लीडिंग होगी, जब वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ेगा तो ब्लीडिंग होगी। ये कह रहा है लो वाटर सीमेंट रेशियो में ब्लीडिंग मिलेगी। अरे पानी यही नहीं बाहर कहां निकलेगा, पानी यही नहीं बाहर कहां निकलेगा, लो पे तो नहीं निकलेगा, स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोफोबिक सीमेंट, उसके जो ग्रेन्स है वो लो वेटिंग एबिलिटी रखते हैं। देखो जो हाइड्रोफोबिक सीमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पर सेशंस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, हाइड्रोफोबिक, है ना, इसके अंदर वाटर रिपेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है थोड़ी, है ना। तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट के अंदर, हाइड्रोफोबिक सीमेंट जब हम बनाते हैं तो देखो इसके 2 काम है। पहली बात तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ध्यान दें कि आप लोग इसको लॉन्गर पीरियड तक स्टोर कर सकते हैं, लॉन्गर पीरियड तक, है ना। और सेकंड है यहाँ पर ये वाटर रेपेलेंट फिल्म बना देता है, वाटर रेपेलेंट फिल्म बना देता है। दो मेन चीजें याद रखनी है ना, इसको बनाते हैं तो 2 चीजें काम में आती है, एक तो आता है ओलिक एसिड, या तो ओलिक एसिड मिलाते हैं या आप स्टाइलिक एसिड मिलाते हैं, है ना, स्टाइरिक एसिड, है ना, स्टाइरिक एसिड, है ना। इन दोनों एसिड में से कोई भी एक एसिड का आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं और आपका हाइड्रोफोबिक सीमेंट बनके तैयार हो जाता है ना। ये वाटर रेपेलेंट फिल्म बना देता है आप लोग, है ना, यानी कि इससे पानी आप लोग आसानी से नहीं कर सकते, तो यहाँ पर इसको आसानी से जो वेटिंग एबिलिटी है ना ये थोड़ी सी डाउन हो जाती है आपकी इसकी, ठीक है। पहला बिल्कुल सही है। रेपिड हार्डनिंग सीमेंट को रनिंग वाटर में काम में लेते हैं क्या? नहीं। रनिंग वाटर का जब भी मामला आया मैंने आप लोगों को हमेशा क्या बोला, क्यूएसटी को काम में लेंगे, है ना, ये भी गलत है। ये सिर्फ रिपेयर वर्क में काम आता है, इनिशियल स्ट्रेंथ की ज्यादा अच्छी खासी रहती है ना, शॉर्ट सेट होने में टाइम लगा देता है। क्विक सेटिंग सीमेंट जो है हाई अर्ली स्ट्रेंथ और इनिशियल पीरियड के अंदर आप लोगों को यहाँ पर अटेन कर देते हैं। क्या ऐसा है? नहीं। क्विक सेटिंग सीमेंट के बारे में हमने सिर्फ इतनी बात करी है कि ये सेट जो है इसका इनिशियल सेटिंग टाइम अराउंड 5 मिनट है और आप लोग यहाँ पे इसका फाइनल सेटिंग टाइम देखोगे तो 30 मिनट के आसपास दिखेगा, है ना। ये इनिशियल है और ये फाइनल है। इसके अलावा मैंने स्ट्रेंथ के बारे में कोई नहीं बोला। इसको जब इसको बना रहे होते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट को तो उस टाइम पे आप लोग जिप्सम को यूज नहीं करते बस बेसिकली, और एल्यूमिनियम सल्फेट को आप लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, बस इतना ही तो चेंज है। इसमें स्ट्रेंथ की कैरेक्टरिस्टिक तो सिलिका और लाइम डिसाइड करता है।
ना हमने सिलिका में कुछ किया है ना हमने लाइम में कुछ किया, बस हमने जिप्सम में कुछ किया है, और जिप्सम का काम था रिटार्ड कर देना सेटिंग टाइम को, रिएक्शन को थोड़ा स्लो कर देना। स्ट्रेंथ के बारे में कोई बात नहीं करी, ठीक है। तो स्ट्रेंथ के बारे में बात करता, अगर कोई लाइम वगैरह चेंज कर रहा होता तो फिर मेरे को दिक्कत आती, सिलिका वगैरह चेंज कर रहा होता तो दिक्कत आती ना। मैं तो सेम तरीके से बना रहा हूँ, उसमें एल्यूमिनियम सल्फेट लगा दिया जिप्सम की जगह, तो क्या बन जाएगा, क्यूएससी बन जाएगा। वो हम कर नहीं रहे, ठीक है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। स्ट्रेंथ की कोई बात नहीं है, स्ट्रेंथ के लिए लाइम वगैरह को चेंज करना पड़ता, वो किया नहीं हमने। व्हाइट सीमेंट जो है एक वैरायटी है ऑर्डिनरी सीमेंट का, बस इसमें फेरिक ऑक्साइड नहीं, बिल्कुल सही है, इसमें क्या दिक्कत है। मार्बल जॉइंटिंग के लिए काम में लेते हैं। जो Fe2O3 आप लोग इसके अंदर डाल रहे हैं, आयरन ऑक्साइड जो आप लोग यहाँ पर डाल रहे हैं, वो आयरन ऑक्साइड को आप लोग मत डालें। क्या बन जाएगा आपका व्हाइट सीमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। इसके अलावा जिंक क्लोराइड को आप लोग चाहे तो यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following statement is not correct with respect to the fly ash? As a part of replacement of cement in the range of 15 to 30%, fly ash reduces the strength in the initial period, but once the pozzolanic process sets in, higher strength can be obtained. बिल्कुल देखो कोई बात नहीं है। अब मैंने बोला आप सीमेंट का एक पार्ट को आप रिप्लेस करा सकते हैं, तो एज अ पार्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट है ना। देखो फ्लाई ऐश को तीन तरह से रिप्लेसमेंट करा रहे हैं ना। देखो फ्लाई ऐश जो है एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट काम कर सकता है, एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ सैंड काम कर सकता है, या एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ बोथ काम कर सकता है। थोड़ा ये थोड़ा, ठीक है, साइमल्टेनियसली। तो देखो इससे क्या होगा कि देखो जब आप 15 से 30% आप मामला सीमेंट का हटा देंगे, तो फ्लाई ऐश क्या करेगा, इनिशियल पीरियड के अंदर स्ट्रेंथ को हटा देगा। देखो मैंने बताया भी था, इनिशियल के शुरुआत के 2-3 महीने तक आप देखोगे ना, तो इनिशियल स्ट्रेंथ आप लोगों को अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप फाइनल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बारे में बात करोगे, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ इक्वल मिलेगी ओपीसी के साथ, ठीक है। क्यों? क्योंकि सीएचएस जेल बना देता है ये हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट के साथ रिएक्शन करके, ठीक है। अब देखो, बट वंस द पोज़ोलैनिक प्रोसेस सेट्स, ये आप लोगों को हायर स्ट्रेंथ आप लोगों को दे देगा, बिल्कुल। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। Which of the following statement are not correct बताना है आपको, है ना, तो ये तो पहला तो करेक्ट है। सेकंड, fly ash as a part replacement of sand has a beneficial effect on strength even at an early age। बिल्कुल देखो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कह देते हैं देखो सैंड की जगह रिप्लेस कराओगे ना आप लोग, तो देखो सीमेंट की जगह जो स्ट्रेंथ मिलनी है वो तो मिलनी है ना। सैंड की वजह से भी आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ जो है, जो सैंड नहीं देता है, उसकी जगह अगर आप लगाओगे तो वो बेनिफिशियल स्ट्रेंथ देगा, वो आप लोगों को थोड़ी बहुत तो देगा ही देगा, उतनी नहीं देगा एज कंपेयर टू दी, बट सीमेंट की खुद की स्ट्रेंथ और इसकी थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ तो बनने लग जाएगी, थोड़ी थोड़ी तो बनेगी ना। हालांकि उतनी स्पीड से नहीं बनती जितनी स्पीड से आप लोगों की वो वाली बनेगी, ओपीसी वाली, लेकिन सैंड तो देता ही नहीं है बिल्कुल, ये धीरे धीरे बनाना तो चालू करेगा, तो ये वाला मामला भी सही है। थर्ड, फ्लाई ऐश एज अ पार्ट रिप्लेसमेंट ऑफ सैंड इज इकोनॉमिकल। देखो ये गलत है। फ्लाई ऐश है ना, फ्लाई ऐश सैंड से महंगा पड़ेगा आपको। ये देखो ये इकोनॉमिकल नहीं है, पहले बता देता हूं, है ना, ये अनइकोनॉमिकल प्रोसेस है। दिस इज द अनइकोनॉमिकल प्रोसेस। आप सैंड की जगह रिप्लेस करा, सीमेंट से कराओगे तो सीमेंट का रेट ज्यादा है, ठीक है, तो उस जगह मामला बैठ सकता है, यहां नहीं बैठेगा। A simultaneously replacement of cement and fine aggregate enables the strength at a specified age to be equal dependent upon the water content। देखो ये भी बिल्कुल सही है। एक साइमल्टेनियसली रिप्लेसमेंट है सीमेंट का और सैंड का, दोनों का। ये इनेबल करेगा स्ट्रेंथ को आपका इक्वल कर दे, ये साथ के साथ सेम वाटर कंटेंट पे, ठीक है। देखो आप लोग, सीधी सी बात है, ये शुरुआत में नहीं देगा, बाद में अच्छी खासी स्ट्रेंथ दे देगा, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल करा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो बहुत आप लोगों को डिपेंड करता है वाटर कंटेंट के ऊपर, बात अलग है, बट करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, ठीक है। अब आप लोगों को यहां पर बताना है इनके हिसाब से कौन सा सही है कौन सा नहीं है ना। हाईली रिएक्टिव पोज़ोलाना एनहेंस करते हैं अर्ली एज स्ट्रेंथ ऑफ द कंपोजिट सीमेंट। देखो हाईली रिएक्टिव पोज़ोलानाज एनहेंस करते हैं अर्ली एज स्ट्रेंथ ऑफ द कंपोजिट सीमेंट, है ना। आप लोगों को करेक्ट कौन सा नहीं है बताना है। पोज़ोलानिक एक्टिविटी रिफाइन करती है पोर स्ट्रक्चर को, जो कि डिक्रीज करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजिस्टेंस, और ये सारी के सारे मामले आप लोग के। देखो एक बार बताओ जरा, हाईली रिएक्टिव पोज़ोलाना एनहेंस करेंगे अर्ली स्टेज स्ट्रेंथ एट अ कंपोजिट सीमेंट, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? ये देखो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है ना। देखो तो जो हाईली रिएक्टिव पोज़ोलाना है वो अर्ली एज स्ट्रेंथ आप लोगों को उतनी ज्यादा अचीव नहीं करके देते जितनी सीमेंट कर सकता है, पहली बात तो, है ना। तो ये वाला मामला हमारा नहीं है। सेकंड क्या है, पोज़ोलाना की एक्टिविटी रिफाइन करती है पोर स्ट्रक्चर को,
और डिक्रीज करती है इलेक्ट्रोलाइटिक रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट। अब देखो ये क्या होता है ना, जो हमारा पोज़ोलाना होता है ना वो हमारा जो क्लोराइड आयंस है वो क्लोराइड आयंस के अगेंस्ट बहुत अच्छा रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। यानी कि जो पेनिट्रेशन होगा क्लोराइड आयन का उससे ये आपको बचाता है जब आप पोज़ोलाना को इंसर्ट करा देते हैं, है ना। अब ये क्या करता है, जो क्लोराइड आयंस होता है ना ये आपके स्टील अगर यदि आपके अंदर है तो वहां पर मिलके आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस दे देता है, तो उससे दिक्कत आप लोगों को यहां पर आने लग जाती है, ठीक है। अब अगर यदि आपने इसकी जगह आप लोगों ने थोड़ा बहुत सीमेंट को रिप्लेस करा के आप लोगों ने अगर थोड़ा पोज़ोलाना डाल दिया ना, तो पोज़ोलाना डालने के साथ साथ ही आपके पास पहली बात तो देखो ये है ना थोड़ा सा और फाइन होता है, ये और फाइन होता है, सीमेंट से भी ज्यादा फाइन होता है आप लोगों का फ्लाई ऐश, है ना। अब उससे ना जो पोज़ोलाना होता है वो हाईली सिलिशियस होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। ये क्या करता है ये आप लोगों का क्लोराइड आयन को आप लोगों को जाने नहीं देता, पोर स्ट्रक्चर को रिफाइन कर दिया, और साथ के साथ ही इसने क्या कर दिया क्लोराइड आयन का पेनिट्रेशन आप लोगों को यहां पर रोक दिया। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस आने वाले थे जो कि स्टील को हमारा खराब कर सकते थे, कोरोड कर सकते थे, वो चीजें आप लोगों को यहां पर नहीं होगी। तो हैंस ये वाला मामला आप लोगों का करेक्ट निकलेगा, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं कि जो यहां पर लिख देते हैं हम लोग यहां पर कि पोज़ोलाना जो है पोज़ोलाना जो है वो रेजिस्टेंस देता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट क्लोराइड आयन। और इसीलिए ना आप लोग यहां पर जब भी एग्रेसिव वोटर्स का केस होता है, एग्रेसिव वोटर्स का केस होता है वहां पर आप लोग यहां पर इसके थ्रू जब भी रेजिस्टेंस की बात आती है, ये रेजिस्टेंस की बात आती है, तो वहां पर आप लोग यहां पर पोज़ोलाना को यूज कर लेते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, एक्सपेंशन जो है ड्यू टू द एल्कली सिलिका रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिप्लेसमेंट एज ए 60% ऑफ ओपीसी। देखो सीधी सी बात है, जो एल्कली है, एल्कली सिलिका रिएक्शन, देखो ये भी ध्यान देना है आपको जो सिलिका है, देखो जो सिलिका है यानी कि पोज़ोलाना के अंदर बेसिकली क्या होता है, सिलिका होता है, सबसे ज्यादा सिलिका होता है, थोड़ा बहुत एल्यूमिना भी होता है ना, लेकिन एल्यूमिना थोड़ा कम क्वांटिटी में आपको लोगों का होता है ना। तो जो सिलिका है ना वो हाईली रिएक्टिव रहता है और वो एल्कलीज के साथ क्या कर जाता है, रिएक्शन कर जाता है। इसीलिए आप लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, जो एक्सपेंशन होने वाला है ड्यू टू एल्कली सिलिका रिएक्शन, ठीक है, जो कि सीमेंट के अंदर हो सकता है, उसको भी आप लोगों का एल्कली के साथ यही रिएक्शन कर जाएगा, पीपीसी, वो ओपीसी के साथ नहीं करने देगा, है ना। और ये जो है आप लोगों का यहां पर क्या कर देता है, एक्सपेंशन को रोक देता है ना, सीधी सी बात है। यानी कि ये एल्कली के साथ पहले ही रिएक्शन कर लेगा, हाईली रिएक्टिव होता है, एल्कली के साथ पहले ही रिएक्शन कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। तो बाद में आप लोगों को दिक्कत आने वाली होती है ना, एल्कली सिलिका रिएक्शंस है, वो दिक्कत आप लोगों को कंक्रीट को नहीं आने वाली होती है, ठीक है। तो आप लोग यहां पर ये वाला मामला भी बिल्कुल सही है। थर्ड नंबर में कह रहा है सच हाई अमाउंट्स ऑफ रिप्लेसमेंट सीमेंट्स रिजल्ट्स इन हायर एक्सेलरेटेड कार्बोनेशन डेप्थ्स कंपेयर्ड टू द प्योर यूज ऑफ ओपीसी ओनली। देखो ये भी सही है। अब मैं रीजन आप लोगों के सामने यहां पर दे देता हूं, ठीक है। क्लोराइड आयन के अलावा जब भी सल्फेट अटैक की भी बात होगी तो सल्फेट अटैक से भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा आप लोगों को यहां पर ये रेजिस्टेंस आप लोगों को प्रोवाइड कराता है। पहली बात तो ये आप लोगों को ध्यान देनी है। ऊपर से ये क्या करता है, एल्कलीज के साथ रोक देता है ना, सल्फेट अटैक, क्लोराइड आयन सबको रोक देता है ना। तो आप लोगों को यहां पर ये कह रहा है कि हाई अमाउंट का अगर आप रिप्लेसमेंट कराओगे ना तो ये आप लोगों को हायर एक्सेलरेटेड कार्बोनेशन की डेप्थ दे देता है, ठीक है, जो आप लोगों को यहां पर प्योर यूज ऑफ ओपीसी में नहीं मिल पाती है ना। आप लोग यहां पर देखो ना कि हालांकि इनिशियल स्ट्रेंथ कम है लेकिन उसके बावजूद भी पीपीसी को जो है ग्रेटली आप लोग यहां पर यूज कर लेते हैं ना। इसका रीजन सिर्फ इतना सही, देखो सल्फेट अटैक अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, तो अच्छी आप लोगों को यहां पर क्या कर देगा, अच्छी डेप्थ तक आप लोग यहां पर देखोगे तो ये क्या करता है, बिल्कुल अल्टीमेट स्ट्रेंथ के ऊपर बेटरली फोकस करके रखता है, यानी कि आप लोगों का हायर एक्सेलरेटेड कार्बोनेशन डेप्थ भी देता है एज कंपेयर टू दी ओपीसी, ठीक है। तो ये तीनों चीजें, इसके अलावा सल्फेट अटैक के बारे में लिखना है ना, सल्फेट अटैक ये रेजिस्टेंस को देखना, सल्फेट अटैक से भी देता है ना, सल्फेट अटैक से भी देता है, ठीक है। ये आप लोग यहां पर याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखें, हाइड्रेशन ऑफ विच कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ द लेटर एज। लेटर एज का मतलब फाइनल अल्टीमेट स्ट्रेंथ, तो C2 आपका आंसर है। नेक्स्ट, क्रीप स्ट्रेन जो है सीमेंट अटेन करता है टर्मिनल वैल्यू। देखो क्रीप क्या होता है, क्रीप आप लोगों का ऐसा फेनोमेना है जो कि टाइम डिपेंडेंट है। यानी कि आप लोग अगर मैं कह दूं सेम लोडिंग या सेम स्ट्रेस की वैल्यू किसी पर्टिकुलर उसके ऊपर रखें, है ना, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर रखें,
उसके बावजूद भी उसमें स्ट्रेन आना चालू होता है। देखो हुक्स तो ये कहता है ना आप लोगों को कि जैसे 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 स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल रहता है आप लोगों का स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल लिमिट तक, लेकिन आप लोगों का क्रीप क्या कहता है कि अगर आप स्ट्रेस को कांस्टेंट भी रख रहे हो ना, यानी कि सेम लोडिंग आप लोग रख रहे हो, उसके बावजूद भी वहां पर स्ट्रेन आ सकता है, वहां पर डिफॉर्मेशन आ सकता है ना। इसको क्रीप बोलते हैं, टाइम डिपेंडेंट फेनोमेना है ना। अब देखो अगर मैं बात करता हूं श्रिंकेज की, देखो श्रिंकेज इज डिफरेंट फ्रॉम द क्रीप, ठीक है। तो श्रिंकेज ना, मोस्टली श्रिंकेज आप लोग का 6 महीने में खत्म हो जाता है। मोस्टली जितना श्रिंकेज होने वाला होता है पहले 6 महीने में हो जाता है, ठीक है। तो लगभग अगर मैं बात करूं तो 80 से लेके 85% तक श्रिंकेज आप लोगों का यहाँ पर 6 महीने में खत्म हो जाता है। वहीं पे अगर मैं क्रीप की बात करूं तो जो मोस्टली क्रीप है ना वो 12 महीने में आप लोगों की कवर हो जाती है। तो पहले 12 महीने हैं उसी के अंदर जितना भी क्रीप होने वाला होता है वो हो जाता है। कितना हो जाता है तो लगभग बात करूं तो 70 से लेके 75% तक का क्रीप आप लोगों को पहले 12 महीने में देखने को मिलेगा। और ये 5 साल है ना, 5 साल में जाके तो क्रीप की वैल्यू टर्मिनेट हो जाती है। क्या हो जाती है? टर्मिनेट हो जाती है। ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि जो टर्मिनेट वैल्यू है ना सीमेंट की, वो आप लोग 5 साल है, 5 साल बाद आप लोगों को यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, है ना। जितना होने वाला होता है वो पहले ही हो जाता है, पहले 5 साल में। एक्सपेंसिव सीमेंट यूज करते हैं हम रिपेयर वर्क में फॉर द ओपन अप जॉइंट। अब ये क्या होता है? एक्सपेंसिव, देखो एक्सपेंसिव सीमेंट जो है महंगा नहीं है, पहली बात तो ऐसा चीप और एक्सपेंसिव वाली बात नहीं हो रही है। एक्सपेंसिव का मतलब यहाँ पर एक्सपेंशन समझे, बढ़ने से समझे आप लोग, है ना। देखो तो सबसे पहली चीज तो है जो एक्सपेंसिव सीमेंट सर बनेगा कैसे, तो उसके लिए आप लोगों को एक्सपेंडिंग एजेंट्स लगाने पड़ेंगे। तो एक्सपेंडिंग एजेंट्स को अगर मैं पोर्टलैंड सीमेंट के साथ यूज करूं, साथ में स्टेबलाइजर भी यूज होता है, तो आप लोगों को यहां पर क्या बन जाएगा? एक्सपेंसिव सीमेंट बन जाएगा। अब ये जो एक्सपेंडिव एजेंट है ये आप लोगों को कैसे मिलता है? ये मिलता है आपको जब आप बर्न करोगे, बर्निंग नहीं, बर्न है ना। जब आप बर्न करोगे किसको बर्न करना है? जिप्सम को बर्न करना है। देखो बहुत सारी चीजें होती है, जिप्सम होता है, बॉक्साइट होता है, कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है ना, चौक होता है, कैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम सल्फेट, इन सबके बर्निंग से आप लोगों को यहां पर क्या मिलेगा? आप लोगों को यहां पर एक्सपेंडिंग एजेंट्स है, इनके बर्न करने पे आप लोगों को यहां पर एक्सपेंसिव सीमेंट आप लोगों को बनता है, ठीक है। अब ये जो एक्सपेंसिव सीमेंट है ये आप लोग क्या करता है, ये एक्सपेंसिव सीमेंट जो है, ये ईसी लिख देता हूं इसको ना, ईसी समझने के लिए, एक्सपेंसिव सीमेंट, ठीक है। ये जो एक्सपेंसिव सीमेंट है ये क्या करता है? अपना वॉल्यूम बढ़ाता है। ये वॉल्यूम क्या करता है? बढ़ाता है। एक्सपेंडिंग एजेंट है, एक्सपेंड हो गया है। जैसे मैंने कह दिया ना कि मान लो यहां पर क्रैक आया हुआ है इतनी सी जगह, तो मैं यहां पर सीमेंट डाल देता हूं इतनी जगह, ठीक है। तो यहां पर मैंने मान लो सीमेंट डाल दिया, अभी ऑटोमेटिकली क्या करेगा? या इतना ही डाला था बिल्कुल, अभी ऑटोमेटिकली क्या करेगा? थोड़े टाइम बाद ये एक्सपेंड होना चालू हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद ये एक्सपेंड होकर पूरा का पूरा इस गैप को कवर कर देगा, ठीक है। इसीलिए करते हैं, तो रिपेयर वर्क में इसको बेसिकली यूज किया जाता है ना। तो पहली बात तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेंसिव सीमेंट को रिपेयर वर्क में क्यों यूज करता है? जब ये हार्डन होता है ना तो इसका जो एक्सपेंडिंग एजेंट है वो इसको फैलाने की कोशिश करता है, ताकि जो पूरा का पूरा मामला है ना, जो गैप है, जो रिपेयर आप लोग करना हो, फुल्ली रिपेयर हो जाए। कहते हैं ना बिल्कुल प्रॉपर का प्रॉपर क्या कहते हैं, वाटर टाइट पूरा पूरा बन जाए, है ना, सील टाइट बन जाए, बिल्कुल एयर टाइट बन जाए पूरा का पूरा, है ना। इस तरह से आप लोग यहाँ पर करते हैं, इस तरह से आप लोग यहाँ पर करते हैं ना। तो रिपेयर वर्क के अंदर बिल्कुल कुछ नहीं बचना चाहिए, वो आप लोग यहाँ पर करके देता है। एक्सपेंसिव सीमेंट एक्सपेंड करता है जब हार्डन होता है, बिल्कुल देखो ये भी बात क्लियर है, हार्डन करने पे एक्सपेंड होता है ना, ठीक है। रीजन एक्सपेंडिंग एजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है which of the following conditions are recommended for using sulfate resisting cement? देखो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट को रिकमेंड करने की पॉसिबिलिटी तब ये जहां पर सल्फेट अटैक होने के चांसेस हो, ठीक है। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट के अंदर आप लोगों को पता है कि C3A की वैल्यू आप लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं, दैट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 5%। ये आपका बेसिक फंक्शन है SRC, ठीक है। तो जहां पर भी सल्फेट अटैक होगा, देखो सल्फेट अटैक होने से क्या होता है? सल्फेट अटैक होने से डिटेरिएशन हो जाता है आपके पूरे स्ट्रक्चर का, ठीक है। पहले बता देता हूं आप लोगों को, क्रैकिंग आ सकती है आप लोगों की, स्पॉलिंग हो सकती है, ठीक है। अब आप लोगों को यहां पर ध्यान देना है कि देखो कंक्रीट जो है आपको यहां पर यूज करना है फाउंडेशन के लिए, बेसमेंट के लिए, जहां पर सोइल जो है वो इन्फेस्टेड नहीं है सल्फेट के साथ, जहां पर सल्फेट ही नहीं है, सल्फेट नहीं है तो वहां पर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट को यूज करूंगा? अरे नहीं करूंगा,
नहीं करूंगा, सल्फेट सी नहीं क्यों करूंगा। कंक्रीट को यूज करना है फैब्रिकेशन ऑफ पाइप में, जहां पर आप लोगों को यहाँ पर मार्सी रीजन है और सल्फेट बीरिंग्स हो है, जहां पर सल्फेट है, सल्फेट अटैक होने के चांसेस है, बिल्कुल है, कर लेंगे। कंक्रीट को आपको करना है कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट वर्क। सीवेज, जब भी आप सीवेज की बात करोगे ना, तो जहां पर भी सीवेज देखोगे वहां सीवेज में आपको हाई अमाउंट ऑफ सल्फेट्स आपको देखने को मिलता है। तो जब भी सीवेज ट्रीटमेंट वर्क बनाओगे तो वहां पर सल्फेट्स हाई अमाउंट के आएंगे, हाई अमाउंट के सल्फेट वर्क आएंगे, तो वहां पर आप लोगों को इसका काम करने की जरूरत है। तो हेंस 2 and 3 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ which of the following cements is a deliquescent? What is a deliquescent? देखो, ये किसी भी पर्टिकुलर मैटर की या मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये पर्टिकुलर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, जिस पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर, किसी पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर मेल्ट होने की प्रॉपर्टी है कि जैसे पानी के अंदर डाला मेल्ट हो गया। जैसे कि आप लोग समझो तो पेपर, पेपर देखा आपने, सबने देखा, बिल्कुल हम सब लोगों ने पेपर देखा। अभी बिल्कुल सॉलिडिफाइड फॉर्म में आप लोगों को दिख रहा है ना, इसको पानी में डालो कैसे लूदी सी बन जाएगी, है ना, बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा पूरा, बिल्कुल। इसको बोलते हैं डेलिक्विसेंट प्रॉपर्टी, है ना, ठीक है। ये आप लोगों का यहाँ पर जिसमें भी दिखता है उसको आप डेलिक्विसेंट बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के हाइग्रोस्कोपिक नेचर किसी पर्टिकुलर का मैटर का ज्यादा निकले, इसी को आप डेलिक्विसेंट बोलते हो, है ना, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर लिख ले रहे हैं कि हाँ डेलिक्विसेंट मेल्ट हो जाए, है ना, मेल्टिंग प्रॉपर्टी, मेल्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक। अब देखो, यानी कि पानी में डाला और प्रॉपर से मेल्ट हो गया, हाइग्रोस्कोपिक नेचर ज्यादा है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर ज्यादा है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर इसका ज्यादा है ना। तो ऐसा कौन सा सीमेंट है? देखो, जो डेलिक्विसेंट आप लोगों को यहाँ पर जो मेल्टिंग प्रॉपर्टी मिलती है ना, ये मिलती है आप लोगों को यहाँ पर किसकी? कैल्शियम क्लोराइड आयन की, CaCl2 आयन की। इसकी आप लोगों को देखो काफी सारे आयन्स की हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी से जो आप लोग यूज किया जाएगा वो कैल्शियम क्लोराइड आयन है, जिसकी ये वाली प्रॉपर्टी ज्यादा है, वो मेल्ट हो जाता है पानी के साथ। तो यहाँ पर आप लोग देखो तो कौन सा वाला पर्टिकुलर मामला डेलिक्विसेंट बनेगा, बताओ। वाटर रिपेलेंट है, इसका तो चांस ही नहीं बनता। क्विक सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट, इसको पानी में यूज करते हैं, पानी में मेल्ट हो जाएगा तो काम करते हैं नहीं करते? क्या व्हाइट कलर्ड सीमेंट सेम जैसा ही तो है? व्हाइट और कलर्ड सीमेंट सेम जैसा ही तो होता है। तो बचा क्या? कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट। पहली बात तो आप एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। दूसरी बात आप लोगों को इस आयन के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज द डेलिक्विसेंट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, मेल्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीमेंट एंड वाटर स्लरी कमिंग आउट ऑन द टॉप एंड सेटिंग ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड एज, अब देखो 4 ऑप्शन देख लो अच्छे से, क्रेजिंग, एफ्लोरेसेंस, सल्फेट डिटरेशन और लेटेंस, है ना। अब इनके ना मैं आप लोगों को इमेजेस दिखा देता हूं पहले। देखो, अगर यदि आप लोगों को दिख रहा है कि अगर यदि आपके पूरे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे इस तरह के फाइन क्रैक्स हैं, फाइन रैंडम क्रैक्स आ गए हैं, ठीक है। क्रैक्स क्यों आए? इस पर्टिकुलर को आप लोग क्रेजिंग डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेजिंग डिफेक्ट। ये क्यों होता है? ये रीजन है कि अगर यदि आप लोगों का जो सरफेस है और जो इंटीरियर है, उन दोनों जगह पे टेम्परेचर डिफरेंस आ जाए, या सूखने का, या फिर मैं कह दूं जो हार्डन होगा ना सीमेंट, तो उस टाइम पे क्या होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस आता है इंटीरियर में और सरफेस पे, तो ये आप लोगों को यहाँ पर क्रैक डेवलप कर देता है। स्ट्रेसेस अलग अलग हो जाएंगे, थर्मल स्ट्रेसेस अलग अलग हो जाएंगे, है ना, इंटीरियर पे और आउटर पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्रेजिंग डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर पे देखो, ये आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये सल्फेट अटैक की वजह से हुआ है, ये डिटीरिएशन है, ये डिटीरिएशन हो जाता है, पूरे स्ट्रक्चर का डिटीरिएशन हो जाता है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर सल्फेट अटैक से बचना चाहिए। ये क्यों हुआ है? ये सल्फेट अटैक से हुआ है ना। इसको थर्ड नंबर पे आप लोग दे रहे हैं यहाँ इस तरह से ना, इसको हिंदी में कहें तो पपड़ी सी आ जाती है ना ऊपर की तरफ से। ये क्यों होता है कि ये देखो, ये जो आपने स्लरी बनाई होती है ना, वो स्लरी आपकी बेसिकली क्या कर जाती है, वो आप लोगों की यहाँ पर बाहर आ जाती है, कहां पर? सरफेस के ऊपर, है ना। तो ये आप लोगों का यहाँ पर ये बन के आता है ना। इसको बोल देते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, इसको बोल देता हूं मैं यहाँ पर, इस तरह का जो पर्टिकुलर मामला है, हाँ, थिन व्हाइट कलर की आप लोगों को यहाँ पर लेयर देखने को मिलेगी ऊपर की तरफ, और ये जो है हमारा कहलाता है लेटेंस, ये हम लोग कहलाता है लेटेंस, है ना। और लास्ट में आप लोगों के पास बच गया डेट इज एफ्लोरेंस, एफ्लोरेंस, है ना। एफ्लोरेंस क्यों होता है? ये आपका होता है एल्कलीज की वजह से। एल्कलीज क्या करती है, जब
पानी आप लोग आपके पास आएगा ना तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं शुरुआत में। जो आप लोगों के पास एल्कलीज वगैरह हैं, जो सोडा, जो आप लोग यहाँ पर कह दे तो कुल मिलाकर जो सोल्ट्स वगैरह हैं, वो आप लोग क्या करते हैं पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाद में क्या करते हैं उसी पानी को इवापोरेट कर देते हैं। तो जो सोल्ट है ना वो आपका बाहर की तरफ आ जाता है ना। तो ये आप लोगों को यहाँ पर व्हाइट पेजेस स्ट्रक्चर आपको बताता है। इसको आप लोग यहाँ पर कह देते हैं एफ्लोरेंस, है ना। इसको बोल देते हैं आप लोग यहाँ पर एफ्लोरेंस। ये आपका लेटेंस है जिसमें आपका स्लरी बाहर आ जाती है पूरी, है ना, स्लरी बाहर आ जाती है, ठीक है, समझ में आ गया। इसको बोलते हैं हम लोग लेटेंस, ठीक है। तो देखो लेटेंस का आने का कोई रीजन नहीं है, स्लरी बाहर आ गई तो यानी कि पानी वाटर कंटेंट थोड़ा ज्यादा रहा होगा, है ना। इसका आप लोग सिंपल रीजन देखें तो वाटर कंटेंट इसका रीजन है। वाटर कंटेंट जब भी हायर अमाउंट में रहेगा तो लेटेंस आप लोग का यहाँ पर अकर कर जाएगा। और यहाँ पर एफ्लोरेंस जो है ये साल्ट्स की वजह से होता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो केमिकल ब्रेकडाउन, देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर सॉल्ट्स है, ये सॉल्ट्स है ना, सॉल्ट्स है, सॉल्ट्स की वजह से होता है ना। यहाँ पर आपका केमिकल अटैक हो जाता है। क्रेजिंग का मतलब ये आप लोग का सरफेस के ऊपर और इंटरनली जो है वो दोनों की जगह आपका टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आप लोगों को यहाँ पर फाइन रेंडम क्रैक्स आप लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली मैंने बता दिया है इन चारों के बारे में, है ना। अब आपको क्वेश्चन देख के इसका पर्टिकुलर का आंसर करना है ना। सीमेंट और वाटर स्लरी बाहर आ गई है ऑन द टॉप, ऑन द सेट हो गई है और सरफेस के ऊपर, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लेटेंस, है ना। लेटेंस की वजह से क्या होता है, मैंने आपको बोला हाई वाटर कंटेंट इज अ रीजन। नेक्स्ट, which of the following stone is produced by molding a mixture of iron slag and Portland cement। देखो चारों स्टोन्स के बारे में बता देता हूं मैं, ना। पहला स्टोन है आप लोगों को यहाँ पर, डेट इज दी, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इंपीरियल स्टोन, है ना, इंपीरियल स्टोन, है ना। देखो अब इंपीरियल स्टोन क्या होता है कि ये ना फाइनली क्रश्ड आप लोगों का यहाँ पर ग्रेनाइट स्टोन होता है, ना। तो मैं कह देता हूँ फाइनली क्रश्ड ग्रेनाइट स्टोन होता है ये आप लोगों का, फाइनली क्रश्ड ग्रेनाइट स्टोन होता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप लोग यहां पर देखें विक्टोरिया स्टोन। देखो विक्टोरिया स्टोन इज नथिंग बट ये भी आप लोगों का यहां पर एक तरह से देखोगे तो ये ग्रेनाइट के पीसेस रहते हैं। ये भी आप लोगों का, इसमें भी आप लोगों को ग्रेनाइट के पीसेस देखने को मिलेंगे, ग्रेनाइट के पीसेस देखने को मिलेंगे। थर्ड नंबर पे आप लोग यहां पर देखें तो रैनसम स्टोन को देख लेते हैं हम लोग यहां पर। रैनसम स्टोन जो है ये आपका बनता है किससे, सोडा सिलिकेट से, सोडा सिलिकेट से और आप लोगों का सीमेंट से, ठीक है। और लास्ट में आप लोग यहां पर देखें तो एक आप लोगों के पास बची है, अब बची आप लोग एक और देख लो, आप लोग बिटुमिनस भी देख लो आप लोग, है ना। बिटुमिनस स्टोन, है ना, बिटुमिनस स्टोन। जो बिटुमिन स्टोन है इसमें आप लोगों का देखो क्या होता है, देखो एक तो टार होगा ही होगा, टार तो होगा ही होगा, इसके अलावा ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट होता है और साथ में डायोराइट होता है, और साथ में डायोराइट होता है ना। और आप लोगों का जो गार्लिक स्टोन है, इस गार्लिक स्टोन जो है आप लोगों को कैसा मिलता है, आयरन स्लैग से और पोर्टलैंड सीमेंट से, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात, बिल्कुल। तो देखो ये आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, ये नाम आप लोगों को यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे कि देखो सीमेंट से ही बना है, लेकिन पोर्टलैंड सीमेंट और सोडा सिलिकेट करता तो रैनसम आ जाता, है ना, रैनसम आ जाता। अगर यदि यहाँ पर मैंने सीमेंट के साथ आयरन स्लैग को यूज किया तो कौन सा स्टोन बनेगा, तो वो आपका गार्लिक स्टोन बनेगा। और बाकी स्टोन्स के बारे में आप लोग इसी तरह से थोड़ा थोड़ा याद रख सकते हैं, ये मेजरली स्टोन्स है जिसके बारे में पूछ सकता है वो, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, एयर परमेबिलिटी मेथड, हम सभी को पता है फाइननेस को निकालने का काम है एयर परमेबिलिटी टेस्ट को, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर स्टेटमेंट कंक्लूजन देना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है फाइनल ग्राइंडिंग जो सीमेंट की है वो रिजल्ट आती है डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। तो मेरे ख्याल से ये बात सबको पता है कि फाइनल ग्राइंडिंग करोगे तो अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ मिल जाएगी। फाइनल जितना सीमेंट रहेगा हायर द रेट ऑफ हाइड्रेशन रहेगी, ये इसका रीजन है। तो ए और बी दोनों सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए ऑप्शन मेरा करेक्ट निकलेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट है आप लोगों का कि पोज़ोलाना को एडिट करते हैं सीमेंट के अंदर टू इंक्रीज द अर्ली स्ट्रेंथ। पोज़ोलाना को इसलिए ऐड करते हैं, ये रिड्यूस करता है आप लोगों का हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब देखो सीधी सी बात है, बी ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल सही है। क्या पोज़ोलाना आप लोगों को इंक्रीज लेके देता है इनिशियल स्ट्रेंथ के अंदर, तो देखो ये बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट ए इज ट्रू, सॉरी स्टेटमेंट ए इज फॉल्स बट बी इज हियर। देखो फाइनल स्ट्रेंथ जो है वो फाइनल आप लोगों को बराबर मिलेगी, आप लोगों को ओपीसी की और पीपीसी की। लेकिन आप लोग देखो ना शुरुआत के 3 महीने क्रूशियल रहते हैं पीपीसी के लिए, स्टार्टिंग के 3 महीने क्रूशियल रहते हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर ये लेस मिलेगी फर्स्ट 3 मंथ तक। जनरली बोल रहा हूँ फर्स्ट 3 मंथ तक आप लोगों को यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी लोअर डाउन मिलेगी,
ठीक है, एज कंपेयर टू दी ओपीसी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पोज़ोलाना क्या होता है? पोज़ोलाना हाईली सिलिशियस मटेरियल रहता है, ठीक है। यहां पर देखो कैल्सियस का मतलब है कैल्शियम की मात्रा जिसमें ज्यादा रहे, एक्सेलरेटर ये है नहीं पोज़ोलाना, और आर्जिलिशियस का मतलब होता है क्ले कंपाउंड इसमें ज्यादा है, एल्यूमिना ज्यादा रहे इसमें ना, तो प्रॉपर एल्यूमिनियस मटेरियल नहीं है ये, हाईली सिलिशियस मटेरियल जिसमें थोड़ा बहुत एल्यूमिना भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगा। फॉर बेटर केमिकल रेजिस्टेंस प्रोपोर्शन आप लोगों को बताना है इसके अंदर किसका इंक्रीज करें, केमिकल रेजिस्टेंस। देखो केमिकल रेजिस्टेंस, सल्फेट अटैक, फ्रीजिंग थ्रोइंग, इन तीनों के लिए ना आपको यहां पर फाइनल स्ट्रेंथ को बढ़ाना होता है, यानी कि C2S की वैल्यू आप लोगों की ज्यादा रहनी चाहिए, ये हम यहां पर डिस्कस भी कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, ठीक है। मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ सीमेंट फॉर मास कंक्रीटिंग वर्क वो लो हीट सीमेंट है, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Which of the following statement is not correct in respect of weight process of manufacturing of cement? देखो weight, देखो दो प्रोसेस चल रहे हैं सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में, आपको दो प्रोसेस देखने को मिलेंगे, है ना, एक तो होता है ड्राई, एक होता है आप लोगों का वेट, है ना, ठीक है। अब देखो जो ड्राई प्रोसेस होता है ना, देखो तो आप लोगों को सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में दो ही तो चीजें चाहिए, ठीक है। एक तो चाहिए होता है आपको आर्जिलिशियस कंपाउंड, आर्जिलिशियस कंपाउंड, आर्जिलिशियस, और एक चाहिए होता है आपको कैल्सियस कंपाउंड, है ना, दो चीजें चाहिए होती है, आर्जिलिशियस और कैल्सियस कंपाउंड, है ना। अगर इन दोनों का आप लोगों ने ड्राई मिलाया है तो ड्राई आप लोगों को यहां पर क्या मिलेगा, ड्राई मिक्स मिलेगा, उस ड्राई मिक्स को आप फैड कर दोगे रोटरी किल में और वहां पर आप लोगों को सीमेंट का क्लिंकर मिलेगा। आप लोगों ने अगर इन दोनों को वॉश करके, देखो आर्जिलिशियस कंपाउंड को वॉश करके फिर आपने मिलाया तो आप लोगों को यहां पर स्लरी बनेगी, स्लरी बनेगी, वेट स्लरी बनेगी। अब आगे का प्रोसेस सेम ही रहता है पूरा का पूरा, देखो मिलेंगे दो ही कंपाउंड आर्जिलिशियस कैल्सियस, इन दोनों को ड्राई मिलाया है तो ड्राई तरीके से बनेगा, और ये वेट मिलाया है तो वेट स्लरी मिलेगी, है ना। तो वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा है तो आप लोगों को यहाँ पर किल्न में आप लोगों को यहाँ पर लॉन्गर चाहिए होता है। ये होमोजेनियस मिक्स, देखो ड्राई एक चीज ड्राई के साथ मिक्स करना, एक बार पानी के साथ मिक्स करना, आप लोगों को पता चल जाएगा क्या मामला रहेगा। तो ऑब्वियस बात है होमोजेनियस मिक्स ज्यादा अच्छे मिलेगा, तो पानी के साथ किसी चीज को मिलाते हैं तो प्रॉपर तरीके से घुल मिल के आती है ना, तो इसमें पानी के साथ मिला हुआ है, स्लरी बनी हुई है, वेट स्लरी बनी हुई है ना, ये डिफरेंस है। लेस रिस्पॉन्सिव रहेगा टू द वेरिएबल क्लिंकर डिमांड, बिल्कुल, और हाई कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेटिंग एंड ग्राइंडिंग, रॉ मटेरियल आप लोगों की निकल जाएगी। तो देखो ये वाला स्टेटमेंट है ना, ये करेक्ट नहीं है, कोई बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट नहीं रहती आप लोगों की, बराबर निकल के आएगा, तो डी ऑप्शन मेरा गलत है, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने यहां पर देख लिया सारे, ये हमने क्वेश्चन देख लिए 2022 तक की ईएससी तक के सीमेंट वाले टॉपिक से, ठीक है। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।